नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। इससे कबल के आज के मौजू की जानिब आऊँ, मैं ये बताता चलूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर माशी मामलात जो हैं वो बड़ी जल्दी तब्दील हो रहे हैं, नक्शे तब्दील हो रहे हैं। कौन से इकनॉमिक नक्शे तब्दील हो रहे हैं? सीपेक की भी नई शक्ल हमें दिखाई दे रही है, या BRI की नई शक्ल दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुमालिक के दरमियान तनाव भी पैदा हो रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि चीन और अमेरिका के दरमियान भी कशीदगी हम देख सकते हैं, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी देख सकते हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक के साथ कशीदगी है। लेकिन हम चूँकि मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, ना हम पता लगने देते हैं। ये देखें, आप सलाम करें पाकिस्तानी मीडिया को, हम पता नहीं लगने देते। दूसरे जो ममालिक हैं, हमारे दुश्मन ममालिक हमारे पड़ोस में सारे ही हैं तकरीबन, उनका मीडिया हमारे ख़िलाफ़ जहर उगलता रहता है, लेकिन हम उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करते, क्योंकि हम उम्मत मुस्लिमा को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम इंडिया पर ही फोकस करते हैं। साथ साथ आप ये भी देखें कि मुल्क के बारे में लोगों ने बहुत कहा। कल हमने प्रोग्राम किया 2 साल कारकर्दगी के मुतालिक, थोड़ा हाथ हल्का रखा। उसकी वजह ये थी कि मुतवाज़िन राय आनी चाहिए। एक राय हुकूमत के हक़ में आ गई, एक ऐसी मुतवाज़िन राय भी आनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता था। माइंड यू, इसमें तीनों चीज़ें जो थीं वो रिलेटिवली इकनॉमिक थीं। याद रखें, कंटेनर पर धरने के दौरान जो बातें की गई थी उसमें करप्शन के मुतालिक बात की गई थी, कानून साजी के मुतालिक बात की गई थी, जो करप्शन रोकने के लिए की जाएगी, यानी माजी की, हाल की और मुस्तकबिल की। दूसरा जो था वो ये था कि VIP कल्चर का खात्मा किया जाएगा, स्टेटस को ख़त्म किया जाएगा। ये भी इकनॉमिक था। कानून साजी क्या हुई, आज इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सारी चीज़ें मईशत से मुंसलिक। और तीसरा ये था कि पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर ऐसी होगी कि हमारी अलहदा कतारें नहीं बनेंगी, बल्कि हमारे लिए अलहदा रास्ते बनाए जाएंगे कि साहब जाओ, तुम्हें किसी वीज़े पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। इसके मुतालिक भी बात करेंगे। मुल्क की मईशत से मुख्तसरन आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। बात तो हमने एक लार्जर मौजू पर करनी है, लेकिन शुरू हम माशी तौर पर करेंगे। हाजी रफ़ीक परदेसी साहब हैं, वर्ल्ड कश्मीर फोरम के ये चेयरमैन हैं और मारूफ सनतकार, ताजिर और समाजी शख्सियत हैं पाकिस्तान की। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर मंसूर खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और मारूफ कानूनदान हैं। दोनों को वेलकम करता हूँ शो में। और हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, आप चूँकि दुनिया भर के अंदर बैनुल-अक़वामी मैं कहूँगा कि कारोबारी शख्सियत हैं, और वर्ल्ड कश्मीर फोरम के रेफरेंस से भी आज आपसे बात होगी। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, बिलखुसूस आजकल के हालात में मैं चाहूँगा मुख्तसरन आप इसके बारे में बात करें, फिर मैं हमारे अहम मौजू की जानिब जाऊँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त जो जिस तरह से कश्मीर में हालात चल रहे हैं, चंद दिनों पहले आपने देखा था कि कश्मीर के अंदर एक नाना को शहीद करके उसका नवासा, 3 साल का नवासा उसके सीने पे बैठा हुआ है। ये काम किस तरह से चलेगा, ये ज़िंदगी किस तरह से, वो किस हाल में होंगे, हमें इस बात का तो नहीं पता, लेकिन हम एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। आजकल ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है दुनिया भर के अंदर, चंद महीनों में हमारा ये हाल है, तो कश्मीर में जिस तरह से वो लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा। हमें उनके हाल पे भी सोचना चाहिए, और वो हमारे अपने लोग हैं। हम इतने सालों से इनके लिए कई मुश्किलात आई, इसके बावजूद भी हम इनका साथ दे रहे थे। आज मुस्लिम उम्मा को मैं देख रहा हूँ कि सारी मुस्लिम उम्मा दुनिया भर खामोश बैठा हुआ है। OIC कोई बात नहीं कर रहा, दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं वो कोई बात नहीं कर रहे, कश्मीर के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अरब ममालिक में जहाँ पे उन्हें इंडिया के अगेंस्ट जाना था या मोदी के अगेंस्ट जाना था, वो इन्हें अवार्ड्स दे रहे हैं। तो काम कौन करेगा? हम चंद दोस्तों ने मिलकर सोचा कि इस काम को उठाना चाहिए, इस काम के लिए कोई आवाज़ उठानी चाहिए, कोई बात करनी चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने, और ख़ास करके हमारे मंसूर अली खान साहब, उन्होंने हमें बड़ा साथ दिया, और हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और एक पिटीशन तैयार की है जिसके अंदर हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम यूनाइटेड नेशन में जाके उसको जमा करवाएं, और उसके बाद हम लोग OIC में भी जाएंगे और दूसरे भी इदारे हैं उनमें भी जाके अपना काम ये बड़ी अहम बात आपने की है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हाईलाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे प्रोग्राम को क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर देखा जाता, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन बात यह काउंसलेट्स वगैरह ख़ास तौर पे मॉनिटर करती हैं। बैनुल-अक़वामी जो ख़बर रसा एजेंसियाँ हैं वो ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम देखती हैं। मैं थोड़ा सा एक चाहूँगा कि I change the medium as well and we discuss some, जैसे मैं कहता हूँ कि some things that are regarding the law making and jurisprudence. But before that, Anwar Mansoor Khan Sahab, I want to ask you one thing. People have been asking me since yesterday that the government completed 2 years and we have not had effective legislation on some key aspects. Before I move on to Kashmir, I want to ask you, have you seen concrete law making and legislation in the arena of
anti-corruption or bringing down the corruption in this country, and secondly to eliminate the nepotism, favoritism and VIP culture in this country. Before I move on to Kashmir, I want to ask you this question. Ji, Anwar Mansoor Khan sahab. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये आज ये बड़ा अहम सवाल है और प्रॉब्ली हर शख्स के ज़बान पे यही सवाल आ रहा है कि इस गवर्नमेंट के 2 साल पूरे हो गए हैं और जो मुख्तलिफ़ क़वानीन बनाने के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर हुए हैं तो किस तरह से हुए हैं। मैं ज़रा सा इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हुआ क्या है। क़वानीन जो हैं वो पास करती है असेंबली, दैट इज़ नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, हमारे वो लोग बैठे हुए हैं जो कि अपोजिशन कहलाती है। सेनेट में इस वक्त भी अपोजिशन मौजूद है और पीटीआई के लोग भी मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली सेनेट के अंदर जो मेजॉरिटी है वो इस वक्त अपोजिशन की है। बहुत सारे बिल जो हैं वो पेश हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। नैब ऑर्डिनेंस पेश हुआ, वो उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं मगर उनको उसके अंदर तरामीम के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं कि किस तरह से अपोजिशन जो है अपने आप को नैब कवानीन से बाहर निकाल सकती है। इसीलिए नैब कवानीन जो हैं उसके ऊपर एतराज़ किया, सेनेट के अंदर वो अटक गया। इसी तरह से सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर के नए कवानीन जो हैं वो नेशनल असेंबली में गए, वहाँ से निकले सेनेट में गए, सेनेट में जाकर फंस गए। कम से कम कोई 8 ऐसे कवानीन हैं जो कि ताल्लुक़ रखते हैं करप्शन से। FATF वाला जो बड़ा फेमस हमारा लॉ बन रहा था वो FATF भी जाके अटक गया। Let me come back to you. मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए जाना है। I'll just come back once. अनवर मंसूर खान साहब ने बताया कि बेसिकली इट इज़ द सेनेट व्हिच इज़ नाउ काइंड ऑफ क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ हर्डल कि वहाँ पे लॉ मेकिंग जो है हमारी पास नहीं हो पा रही, मुकम्मल नहीं हो पा रही। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल कि हम अभी रियलाइज़ करें कि वेयर वी स्टैंड ऑन लेजिस्लेशन कम्स टू दीज की इशूज़। बिफोर आई मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कश्मीर, मैं चाहूँगा अनवर मंसूर खान साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, क्योंकि आपने कहा कि मेजर हर्डल राइट नाउ इज़ द सेनेट बिकॉज लेजिस्लेशन कैंट पास थ्रू इट ड्यू टू द लैक ऑफ देयर मेजॉरिटी देयर। जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि FATF वाला कानून था, उसके ऊपर वो बड़ा क्रूशल कानून है जिससे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, जिसके अंदर के मूवमेंट ऑफ मनी है। मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं जो कि करनी बहुत ज़रूरी हैं करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, मगर चंद चीज़ें ऐसी जो हो भी गई हैं। जैसे कस्टम्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है, स्टेट बैंक के रूल्स के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है। ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली करप्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और वो कैसे असरअंदाज होते हैं? वो ऐसे असरअंदाज होते हैं कि कोई आदमी जो पैसे बाहर लेके जाते हैं बेसिकली वो करप्ट पैसा होता है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से लिया जाता है, जो पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाता है, वहाँ जमा करा दिया जाता है। अब पाकिस्तान वो जो उसका मेंबर भी हो गया है कि जहाँ पर कि इंटरनेशनल बैंकिंग जो है वो अब सिंक हो गई है। तो अगर कहीं पर भी पैसा रखा जाता है तो वो सब पता चल जाएगा। इसीलिए करप्शन के ऊपर डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट है वो ज़रूर आए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आने वाली है, जो कर रहे हैं, वो है वो चीज़ कि जहाँ पर के नैब ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट करने हैं, जहाँ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के बारे में बात की जाएगी कि आपके पास बियॉन्ड लिविंग बियॉन्ड मीन्स क्या चीज़ होती है, पैसा अगर बनाया है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो क्या होता है। इसी के ऊपर ऑपोजिशन जो है वो अटक गई है और वो आगे नहीं बढ़ रही है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। देयर इज़ अ पैराडॉक्स हियर एंड आई एम सीइंग सेनेटर रहमान मलिक फेयरली एक्टिव दीज डेज। खैर एनीवे
उसका भी पता लग जाएगा हमें कि क्या सिलसिला हो रहा है। मैं दोबारा से जनाब हाजी रफ़ीक परदेसी साहब की जानिब आता हूँ। हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, लेट्स बी वेरी फ्रैंक राइट नाउ, पाकिस्तान इकॉनमी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। अब ये मुश्किल वक्त जो हम पर आया है, और मैनी पीपल डोंट नो इन पाकिस्तान ये दो की इंडस्ट्रीज़ अब जो दुनिया के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, टेक्सटाइल एंड गोल्ड, ये दोनों जो हैं इफेक्टिवली आपके एरिया ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं, इनके अलावा भी। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रेजेंट करें हमारे नाजरीन के लिए पाकिस्तान का इकोनॉमी का केस। जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड माइंस हैं, हमारे पास गोल्ड रिफाइनरी क्यों नहीं है? हम यहाँ से माइन से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं, यहाँ से माइनिंग से सोना लेके वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फिर वही सोना वो पाकिस्तान, इंडिया, ज़्यादातर ये सोना एशियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, तो वो फिर दोबारा हमारे ही कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वाई नॉट वी जस्ट पुट अ रिफाइनरी हियर इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन आइदर इन कराची, आइदर इन लाहौर, आइदर इन इस्लामाबाद। बेस्ट प्लेस मैं समझता हूँ कराची है। तो अगर यहाँ से ये सारा कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा मुल्क एक बड़ी मईशत बनना शुरू हो जाएगा और हम लोग एक दूसरी क्लब में आना शुरू हो जाएंगे। ये कैपिटल इंटेंसिव है बनाना, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा गोल्ड रिफाइनरी बनाने के लिए। इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास अच्छी एक्सपर्टीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गोल्ड की रिफाइनरी थी दुबई के अंदर जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी थी। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम लोग यहाँ पे गोल्ड रिफाइनरी बनाने के लिए तैयार हैं। गोल्ड रिफाइनरी यहाँ पे हम लोग अपने फंड से लेकर बनाएंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें कोई गवर्नमेंट की फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे काम ये कर सकते हैं। अगर मैं ना भी करूँ, कोई दूसरे एक्सपर्ट हैं जो इस काम को समझते हैं, वही यहाँ पे ये काम करें, तो गोल्ड का एक बहुत बड़ा काम है। आज आपने देखा पाकिस्तान की सतह का मतलब 1,18,000 और 1,20,000 रुपये पर तोला सोना, और इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और भी बढ़ेंगी जिस तरह से जंगें चल रही हैं, जिस तरह में दुनिया में जो अच्छा, ये वैल्यू एडिशन वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी बहुत। अगर इसमें एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट नहीं भी होगी, आपके पास फंड बहुत जनरेट होगा, क्योंकि आपका अपना सोना है। इसी सोने को आपकी माइनिंग से आपको सीधा रिफाइनरी करा, और रिफाइनरी करा कि आप अपने पड़ोसी मुल्कों को या दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट करो। योर फैमिली ओन्स द लार्जेस्ट टेक्सटाइल यूनिट दैट इज ओन्ड बाय एनी पाकिस्तानी। तो टेक्सटाइल इस वक्त बड़े डिस्ट्रेस के अंदर है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आई फोरसी, मे बी लोग ना कहें, आई फोरसी के दे आर गोइंग टू फॉल। आप क्या व्यू लेते हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए क्या काम किया जा सकता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए क्या काम कर सकते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वाले जितने भी हैं वो कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला तो मेरा ये इनको मैसेज है, खास करके आने वाला वक्त बहुत अच्छा वक्त आएगा, क्योंकि जहाँ पे इतने दिन बुरे गुजरते हैं तो इसके बाद अच्छा वक्त आना ज़रूरी है, रात के बाद सुबह होनी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा, ज़रा हिम्मत से काम लो। हम लोगों ने सारी ज़िंदगी पैसा कमाया, अगर 6 महीने 8 महीने अगर हमारे जेब से पैसा कुछ खर्च भी हो गया तो भी कोई मुश्किल बात नहीं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसको कवर कर लेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो हम लोग मेहनत करें, काम को आगे बढ़ाएं। इस वक्त पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, आप देखें चाइना डिस्टर्ब है, अमेरिका डिस्टर्ब है, यूरोप डिस्टर्ब है। तो वक्त तो हमारा आना है। और इस वक्त आप इंडिया भी देखें, इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो हमारी अपनी कमज़ोरी की वजह से हम लोग कोई ज़्यादातर काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप हमारी इकोनॉमी को भी उठा के देख लो। मुझे तो एक चीज़ का शौक होता है, आपकी FBR इतनी इंपॉर्टेंट आपकी सीट है, वहाँ पे आप शबर जैदी जैसे इंपॉर्टेंट आदमी को लेकर आते हो, वो चंद महीने चलता है, इसके बाद आप दूसरे को लेकर आओ। वो चंद महीने अगर काम करता है तो उसके बाद आप तीसरे आदमी को लेकर आते हो। तो इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर आप ऐसे लोगों को बदलते रहोगे तो कारोबारी लोगों का तो कॉन्फिडेंस हट जाएगा। आपके ऊपर भरोसा कौन करेगा, किस तरह से काम करेंगे? और एक चीज़ मुझे नासिर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है या मुझे बहुत प्रॉब्लम करती है, जब धरने का टाइम था तो इमरान खान साहब फरमाते थे कि नून लीग के ये प्रॉब्लम्स हैं, पीपल्स पार्टी के ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब आप तो PhD थे कि आपको सारे प्रॉब्लम्स का पता था। आज आप क्यों बात कर रहे हो कि यार ये पुराने प्रॉब्लम्स की वजह से आज मुझे प्रॉब्लम हो रहा है? वो प्रॉब्लम्स था, इसी वजह से तो हम आपको लेकर आए, वरना आपको लाने की ज़रूरत क्या थी? आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी? आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की ज़रूरत क्या थी? अगर यही सब रोना धोना था तो फिर घर पे बैठे आप बाल बच्चों के साथ रोना धोना करते, काम करने की ज़रूरत क्या थी? जिस कौम का प्राइम मिनिस्टर रोएगा धोएगा तो कौम क्या काम करेगी? मुझे ये बताएं। वैसे ये दलाइल जो आपने दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप वकीलों की सोहबत में, कानून गो लोगों की सोहबत में बैठ रहे हैं। तो अभी बात यह कि अनवर मंसूर खान साहब जो हैं, मेरे ख्याल उनके वो क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत उनका असर आपके अंदर आना शुरू हो रहा है। कहते हैं कानूनदान के साथ बंदा बैठना शुरू करे तो फिर कानून गो बन जाता है। मतलब बहुत एक्सेलेंट आपने मंतक दी है। अनफॉर्चुनेटली जो मंतक आपने पेश की है, इससे अगर देखा जाए तो हुकूमत को एक पैगाम भी जाता है और एक सबक भी मिलता है। प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं आए।
यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मुफस्सिल गुफ्तगू होगी कश्मीर पर, लद्दाख पर, खित्ते की इस सिचुएशन पर, पाकिस्तान के किरदार पर, और हमेशा कश्मीर के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, इस दफ़ा भी उठाऊंगा। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वजह बुनियादी ये है कि कश्मीर के ऊपर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रही। स्टेट को मैं ब्लेम करूं ना करूं, आई डोंट नो कि वेयर द ब्लेम लाइज, लेकिन मैं अब इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर आई थिंक काफ़ी जगह के ऊपर कोताहियाँ रही हैं। हिंदुस्तान में भी लोग प्रोग्राम बहुत देखते हैं, ऐसे नहीं कि तमाम लोग हिंदुस्तान के अंदर एक राय के मालिक हैं और वो समझते हैं कि सप्रेस होना चाहिए कश्मीर के लोगों को और वहाँ पर पाबंदियाँ और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल है जो कि बिलीव करते हैं कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन फेयरली सैड कि जो कुछ हो रहा है। अब मैं चाहूँगा कि अनवर मंसूर साहब मुख्तसरन, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूँगा ज़रा आपसे मैं राय ले लूँ इस सिलसिले में। वेयर हैज़ बिन द एक्चुअल shortcoming, I won't use the word failure, where has been the shortcoming on the end of the government of Pakistan के हम उसको शायद उस तरह से हाईलाइट नहीं कर सके कश्मीर के प्रॉब्लम को, और what may have been the strength of India in order to remove the 370 article from their constitution or somehow reduce its role? क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट अगेन सवाल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है वो 1947 से और आज तक चला आ रहा है। ये नहीं कि ये दौर हो या पिछला दौर हो या उससे पहले वाला दौर हो, मगर 1947 में से चल रहा है। 1947 के अंदर आपको याद होगा एक वॉर भी हुई थी, एंड ऑफ 47। yes. और उसके बाद फिर इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन 47 ऑफ 1948। वो 48 के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए आप जो हैं दोनों का एक लाइन ऑफ कंट्रोल बताई गई, और उस पर उन्होंने चंद शराइत के साथ ये कहा कि आप इन शराइत के बेसिस के ऊपर ये झगड़ा या लड़ाई या वॉर नहीं होगी, और ये कि कश्मीर के लोगों को एक प्रोटेक्शन दिया उस आर्टिकल रेजोल्यूशन 47 ने जो 48 में पास हुआ। और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है अपनी फ़ौज को रिड्यूस करेगी वहाँ पर। उसमें यह कहा गया कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ ज़्यादती कोई नहीं होगी वहाँ। उसमें यह कहा गया कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके लोगों की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको कम नहीं किया जाएगा। ये कहा गया कि उनकी तादाद को रिड्यूस नहीं किया जाएगा या उनको माइनॉरिटी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये बड़ी क्रूशल एस्पेक्ट थे जो 1948 के अंदर ये बात कही गई। हमारे अगर आप उस वक्त से उठा के देखें, मुस्तकिल पाकिस्तान ये बात करता ज़रूर रहा है, मगर उन्होंने इंटरनेशनली कोई एक डेंट क्रिएट नहीं किया, बल्कि इंडिया ने क्या किया कि वहाँ पर फ़ौजें डालते रहे, उनकी बढ़ती रहीं फ़ौजें, और आज तकरीबन 5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद हैं, फ़ौज जो हैं वहाँ मौजूद है। अच्छा, मैं अनवर साहब थोड़ा सा एक डायमेंशन और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। असल में पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर आपको पता है बहुत सारी हमारी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं। बेसिकली हमने कश्मीर प्रॉब्लम को पाक स्टडीज़ की किताब में भी, यानी यूथ को भी जो हमने कंडीशन किया है, वो ये करने की कोशिश की है कि इट्स नॉट अ ह्यूमन प्रॉब्लम, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। और हमारे जो रिवर्स हैं वो वहां से फ्लो करते हैं, लेकिन बच्चे अब बड़े हो गए हैं एंड दे आर लुकिंग एट द मैप्स, रिवर्स आर नॉट फ्लोइंग फ्रॉम कश्मीर, रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो इट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन राइट्स इशू। तो ये ह्यूमन राइट्स इशू को स्ट्रेटेजिक इशू में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। What do you say about this? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक इशू अपनी जगह पर जो था वो अपनी जगह पर है, बट द मेन रीज़न इज़ के ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू बन गया है। और चूंकि ह्यूमैनिटेरियन इशू है और जिस तरह से हिंदुस्तान ट्रीट कर रहा है अपने इन कश्मीरी भाइयों की, हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनको जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, अब तो हर 1 साल से तकरीबन लॉकडाउन में हैं,
घर में दवाएं नहीं हैं, आटा नहीं है, खाने को चीज़ें नहीं हैं, जो इनके लीडरान हैं उनको उठा के बंद कर देते हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं वो आज हो रही हैं। ये बड़ी क्रूशल एस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछली 3 गवर्नमेंट से गुजरी हैं उन्होंने इस पे आवाज़ नहीं उठाई ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट के ऊपर। पहली दफ़ा जो आवाज़ उठी है वो नेशनल असेंबली के अंदर, जिस वक्त इमरान खान साहब ने जाके एक तकरीर की, और वो तकरीर के अंदर ये बातें रेज़ की गई हैं, और ये पहली दफ़ा इतने बड़े एक पैमाने के ऊपर ये बात की गई है। OIC भी जो है अब थोड़ा बहुत आया है, मगर इसके हमें ज़्यादा पुश करना है, शायद हम सफिशेंटली पुश नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा कि ये ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। अब तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो वो था, उन्होंने भी ये कह दिया, उन्होंने भी हाईलाइट किया है, उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया। एटलीस्ट आई ट्राई माई बेस्ट कि आई वॉइस दीज कंसर्न्स एंड आई एम heard only in certain influential circles, not in all circles of this country. लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि the influentials of this country should be discussing this issue, and even if they feel that there is a compromise, they must bring it and highlight it. Rafiq Pardesi sahab, to be very frank, many people in this country believe that there is no political और सिफारती कोई इसका solution दिखाई नहीं देता. There is one solution: we might have to twist the arm of our enemy. But how do we find a peaceful solution? Do you think there is a peaceful solution to Kashmir? जी हाजी रफीक परदेसी साहब, पुरअमन तरीके से कश्मीर का मसला हल कर लें, कैसे करें? देखिए, अब हालात इतनी हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि इसमें पूर्ण तरीके से हम लोग तो यही चाहेंगे। हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, हम लोगों ने ज़िंदगी में कभी ऐसा चाहा नहीं कि इस तरह से, जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट आज के इस दौर में कर रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आज भी जो काम भी हो पीसफुल तरीके से हो। अनवर मंसूर साहब ने सारी पिटीशन तैयार की, और हम लोग 72 साल में ये पहली मरतबा होगा कि कोई प्राइवेट लोग जाके यूनाइटेड नेशन में पिटीशन दाखिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब, 25 करोड़ मुस्लिम्स approximately live in India. Everything that we say and do affects their lives. 25 crore Muslims in India. That is more than the population of Pakistan right now. Tomorrow it can be you. Let's take a short break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बड़ा अहम सवाल पूछा था, और हाजी रफीक परदेसी साहब उसका जवाब दे रहे हैं। मैंने उसके अंदर एक एस्पेक्ट और सर ज्वाइन करवा दिया है, और वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग नहीं जानते, बट देयर आर मोर मुस्लिम्स राइट नाउ इन इंडिया देन दे आर हेयर इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग नहीं जानते, एंड एवरी एक्शन दैट वी टेक, उसकी लाइबिलिटी जो है इट लाइज अपॉन देम। इसके बारे में आप कुछ इजाफा करना चाह रहे थे, फिर मैं आगे कश्मीर के मुतालिक और मज़ीद बात भी करता हूँ। जी, आपने फरमाया कश्मीर में प्रॉब्लम है, इसके बाद इंडिया के मुसलमानों के लिए भी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम अगर हम लोग बर्दाश्त करते गए तो ये सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और मुसलमान वो उठ नहीं सकेगा इसके बाद। तो बहुत ज़रूरत है, अगर मुसलमानों को उठ के एक गैरतमंद ज़िंदगी निकालना है तो आज उठने का वक्त आ गया है। आज अपने भाइयों को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है, आज कश्मीर को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। अगर हम लोगों ने सपोर्ट ना किया तो ये लोग बहुत बुरी तरह पटेंगे, बहुत बुरी तरह मरेंगे। जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट, आप पिछले चंद साल पहले देख लें, गुजरात के अंदर जो मोदी ने काम किया था वो इंसानों वाला काम था। कोई आम इंसान, सादा इंसान, अच्छा इंसान ये काम कर ही नहीं सकता। आज जो इसने कश्मीर में किया है, आज 72 साल हो गए, आज जितने भी लीडर्स आए, जितने प्राइम मिनिस्टर्स आए, प्रेसिडेंट आए, क्या उन्होंने ये काम किया? किसी ने नहीं किया। इस तरह से नहीं किया, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है प्लस माइनस, लेकिन जिस तरह से आज मोदी ने जो काम किया है, इस तरह से ये काम हो नहीं सकता। और जिस तरह से ये काम लेके जा रहे हैं हिंदुत्व, तो ये लोग, इनकी नीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखें 5 अगस्त को इन्होंने लॉकडाउन किया, अब इस साल 2020 में 5 अगस्त को ये मंदिर की तामीर का काम शुरू करवा रहे हैं, उसका फाउंडेशन रखने के लिए जा रहे हैं। तो इनका मेन मकसद ये है कि किसी तरह से भी हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएं, नाजायज़ हो या जायज़ हो, हम चीज़ों को निकालते जाएं। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। इस तरह से थोड़ी होता है। यहाँ दुनिया बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आज आपको सुन रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने खामोशी इख्तियार की, इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे लोग बुरे हैं,
इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला का करम आएगा इंशाल्लाह ताला, और लोग उठेंगे और ये काम अब अच्छी तरह से होगा। अब मुझे लगता है कि अब इंशाल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है और तवक्को और उम्मीद तो लोगों ने यही लगाई हुई है कि इंसानी हकूक़ का जो है एहतराम किया जाएगा और उनकी हक़ राहदही उनको दी जाएगी। अनवर मंसूर खान साहब, बात एक और ये भी है कि वी हैव टू प्रेजेंट दिस एज अ ह्यूमन राइट्स इशू। अनफॉर्चुनेटली इंडिया प्रेजेंट्स इट एज ए क्वाज़ी रिलीजियस इशू। आपके ख्याल से what should we consider or do in such a situation, and how do we protect the rights of a certain community, that is the Kashmiris who are living in Kashmir, Jammu and Kashmir right now, and even in other areas of India? क्या कहते हैं आप? देखिए, जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है कश्मीरी इशू है। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख का एरिया है, ये सब एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया समझा जाता है। और मैंने जब शुरू में भी बताया था कि ये मामला जो है ये 48 के अंदर डिसाइड हो गया था कि ये जो इशू है ये सिर्फ डिसाइड होगा एक तरीके से, और वो एक तरीका ये है कि प्लेबिसिट होगी, वहाँ पर हक़ रायदही होगी और लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि वो ये डिटर्मिन करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये उसके अंदर मौजूद है ना। ये इसके बाद मुताद्दिद रेजोल्यूशंस आए हैं, जिसमें एक 51 का रेजोल्यूशन भी है जिसमें ये बातें कंफर्म की गई हैं। हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल लॉ को के ऊपर बैठकर अपने आर्टिकल 370 को अमेंड कर दिया, जिसमें कि उन्होंने इंडिया को और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसका मतलब यह है उनका एक अपना पार्ट बना दिया, जिसमें कि वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं जो कि उस इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है उसके ख़िलाफ़ है। वो वहाँ पर लोगों को सेटल कर रहे हैं जो कि उसके ख़िलाफ़ है। वहाँ पर प्लेबिसिट जो कराना था वो नहीं करा रहे हैं, वो उसके ख़िलाफ़ है। ये जितने भी रेजोल्यूशंस पास हुए हैं अभी तक, उन्होंने हर रेजोल्यूशन को वायलेट किया है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस हुआ, OIC है, कॉमनवेल्थ है, EU है, इंग्लैंड है, USA है, रशिया है, चाइना है, इन सब को अपनी तरफ किसी ना किसी तरीके से उन पे प्रेशर डालें कि वो इंडिया पे प्रेशर डालें कि इंटरनेशनल कवानीन को और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ऑनर करें और वो जाकर, ये जब तक ये नहीं होगा, और ये काम जो है ये हम प्राइवेटली तो कर सकते हैं। मैंने एक पिटिशन बनाई है और हम उस पिटिशन को इंशाल्लाह सिग्नेचर्स लेकर और इवेंचुअली हम पेश करेंगे इन जगहों के ऊपर। और कल 5 तारीख को जो रैली है उसके अंदर हम इसके रैली जो सी व्यू के ऊपर होगी, सब उसमें शामिल हो 3 बजे और उसमें शामिल होकर ये बातों को और बढ़ाएं ताकि हम इस मुल्क को आगे लेके चल सकें, हम अपने आप को आगे ले सकें और कश्मीरी भाइयों को हम जो है वो मदद कर सकें इस बात पे कि इंडिया प्लेबिसिट कराए और प्लेबिसिट कराने के बाद ये डिटर्मिन कराए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मेरे पास चंद ही लम्हात और बाकी